अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके पास ला रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कौन से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नम्स के टेस्ट में, एएमसी के टेस्ट में, ईटा के टेस्ट में, एफएमडीसी में, नस्ट, एनईटी, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, या लम्स यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से बिलोंग करते हैं, फिर एनटीएस के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के लिए। जो आज हम आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट आर फ्रॉम द एफएससी पार्ट 2। और जो हम लोगों ने आपसे प्रीवियस वीडियोस में जो हमने इससे पिछली प्रीवियस वीडियोज अपलोड की थी, वो जो टॉपिक्स थे दैट आर फ्रॉम द पार्ट 1। और जो आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे जो टॉपिक्स होंगे ये एफएससी पार्ट 2 के होंगे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो नम्स या यूएचएस के 2020 टेस्ट में कंफर्म है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे एक अच्छी और वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आप लोगों सबसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक, और हर वर्ड सुने, ताकि हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसमें हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ साथ आपको कुछ अपडेट्स भी बताएंगे। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को कंप्लीट और केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिज़िक्स से स्टार्ट लेते हैं। फिज़िक्स के हमारे पास जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है कि फिज़िक्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। और इस 40 एमसीक्यूज़ में जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो दैट आर कंफर्म फॉर द नम्स और यूएचएस टेस्ट 2020, वो आज आप लोगों के साथ एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप किया जाएगा। तो इसमें नम्स और उसने एक हेडिंग दी हुई है कि नम्स यूएचएस पास पेपर। अच्छा, इसमें इस हेडिंग से मुराद ये है कि जो टॉपिक्स हम आपके पास ला रहे हैं दैट आर फ्रॉम द पास पेपर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो इट मीन्स कि जो 2020 का पेपर होता है दैट इज़ सम हाउ पास पेपर से ही रिपीट होता है। तो हमारे पास वो जो सिलेबस जो हम अपने नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ठीक है, और जो पास पेपर का जो हमारे टीम का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे ये टॉपिक्स आप लोगों के सामने आज हम एक एक्सप्लेनेशंस के साथ और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ कवर अप करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फिज़िक्स से और फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आ रही है, ऐसा मैं आपको लेआउट बता दूं, पहले क्वेश्चन लिखा होगा स्लाइड्स में और थोड़ी सी डेफिनेशन, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में इलस्ट्रेशन दी जाएगी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन of an electromotive force, for example a voltage across an electrical conductor in a changing magnetic field। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोग देखो तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के आगे लिखा हुआ है वोल्टेज, ठीक है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर आपको पेपर में एग्जांपल आता है व्हाट इज एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वोल्टेज इज द मेन एग्जांपल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो ये कह रहा है कि जब आप एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जिसमें वोल्टेज डेवलप होता है, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो उस केस में होती है जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसमें करंट डेवलप होता है और करंट डेवलप से उसमें वोल्टेज होता है, वोल्टेज की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है। अब उसके बाद अगर लास्ट लाइन देखें इसी फर्स्ट पैराग्राफ की, तो कहता है माइकल फ्राडे इज जनरली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन इन 1831 एम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अच्छा, आप लोग कुछ थोड़ा सा शौक लग रहा होगा कि मैंने साइंटिस्ट का नेम इस स्लाइड्स में क्यों मेंशन किया, तो हम आपको बता दें कि इसमें माइकल फ्राडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का नेम इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सम टाइम्स नम्स या यूएचएस के पेपर के अंदर साइंटिस्ट का नेम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि हर इंपॉर्टेंट प्रोसेस के साइंटिस्ट का नेम ज़रूर याद करें। आप लास्ट ईयर पेपर में ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो इसलिए हमारी टीम ने इसमें नाम मेंशन कर दिया, मैक्सवेल ने और माइकल फ्राडे ने जो इंडक्शन थी उसकी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी 1831 में। तो ये था सारा ओवरव्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब अगर हम चलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका जो प्रोसेस होता है, लाइक उसका मेन पर्पस क्या है, उससे क्या क्या
फोर्सेस, जिसका आप कह सकते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट with a magnetic field. It occurs whenever a magnetic field and electric conductors move relative to one another, so the conductor crosses lines of force in the magnetic field. इसने जस्ट एक प्रोसेस रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपके पास दो कंडक्टर से एक कंडक्टर में आपने करंट दिया, उसमें वोल्टेज डेवलप हुआ, उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब उसके साथ एक और कंडक्टर पड़ा हुआ था। अब ये फील्ड उस वाले साथ वाले जो मैग्नेट है या उसमें आप कोई भी कह लो कंडक्टर है, उसमें भी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी इलिस्ट्रेशन कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो आ रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है और इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लाइक जो डायग्राम है वो हमारी टीम ने बनाई है, ठीक है, और ये मैं अभी आप लोगों के सामने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन में फोकस करें तो कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सिस इस डायरेक्शन। अच्छा, दो किस्म के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। दोनों के दरमियान फ़र्क भी पेपर में समटाइम पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर पाता, और एसी करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर पाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होता है जिसमें जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को जो सा है वो रिवर्स कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट इज एन करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सिस इट्स डायरेक्शन इन कंट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट विच फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन कराता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करंट हैज़ ओनली द वन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड विच डू नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन। तो डीसी करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स नहीं कर पाता और हमेशा वन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डायरेक्ट करंट की, और इसी तरह दो प्रॉपर्टीज आप लोग एसी की भी बना सकते हैं कि एसी जो सा होता है उसका एक डिफरेंट पाथ होता है, और साथ साथ उसकी आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये थी एसी करंट की रिप्रेजेंटेशन, और नीचे मैंने अब इसका इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ग्राफ पे नोटिस करें तो ग्राफ के अंदर देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि एक ग्राफ बनाया, पहले वो अप टोटली अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप एंड डाउन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ये अपनी जो डायरेक्शन है ना इसको कंटिन्यूसली रिवर्स कर रहा है। तो जब कोई भी करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो वो एसी करंट कहलाता है। तो ये एसी करंट की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है वो आ रही है सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि हम लोग सॉलिड्स को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की जो जो एक फैमिली है उसमें एक ऐसी ब्रांच होती है जिसको आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हो, लाइक थर्मोडायनामिक्स की तरह एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी होता है, जिसमें आप एक ऐसे सॉलिड्स को स्टडीज़ करते हो, ठीक है, दैट आर हैव अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो वो सॉलिड्स की है, उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। तो अभी मैं जब इसकी रीड करूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसकी अच्छी तरह भी एक्सप्लेनेशन उसकी कवर हो जाएगी। तो कहता है कि सॉलिड जो होते हैं द बल्क ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज जनरली थ्योरी दैट इज फोकस्ड ऑन क्रिस्टल्स एंड द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल्स कैन टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ तक हमें वो ये बता रहा है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, इनकी जो शेप्स होती है लाइक वो वेरी करती है और उनके दरमियान डिफरेंट फोर्सेस होती है, ठीक है, जो उन सॉलिड्स के एटम्स के दरमियान होती है। लेट्स सपोज आप अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसके दरमियान जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट एलिमेंट से होती है। लाइक कार्बन को जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो उसका जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, एटम्स की फोर्सेस से डिपेंड करके एक उस सॉलिड का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद वो कह रहा है फॉर एग्जांपल इन अ क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हो, जो क्या जिसका दूसरा नाम आप एक साल्ट है जो हम डेली यूज़ करते हो, the crystal is made up of ionic sodium and chlorine and the held together with an ionic bonds। अच्छा, इसमें जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें वो चीज़ ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो सॉलिड्स होता है, जो इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वो बेसिकली बाउंडेड हुआ होता है थ्रू अ फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। उसमें उसने एक एग्जांपल बताई है, लाइक सोडियम क्लोराइड है जो नमक होता है, साल्ट होता है, वो एक सॉलिड की फॉर्म में होता है। आप तो उसमें भी आप देख लो, जो जो सोडियम क्लोरीन होता है उसकी आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू अ फोर्सेस। तो इसी तरह सॉलिड्स, किसी किस्म के भी सॉलिड्स होता है उसमें जो एटम्स होते हैं दे आर ऑलवेज
बाउंडेड विथ ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बाद क्रिस्टल्स क्या होता है और इसकी एग्जांपल क्या है। क्रिस्टल्स आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिस्टल्स कह सकते हैं, लाइक लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है या प्रॉपर्टीज होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस से क्या मतलब, होमोजीनियस से मेरा होता है इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी सेम होती है, उसका आप होमोजीनियस कह सकते हैं। तो क्रिस्टल्स आर ऑलवेज होमोजीनियस सॉलिड्स, यानी कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है, दे आर ऑलवेज अरेंज इन अ पर्टिकुलर प्लेन स्ट्रक्चर्स। तो इसमें एग्जांपल आप ले लो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की ले लो। क्रिस्टल्स में बी यू हैव सीन क्रिस्टल्स इन योर रियल लाइफ, लाइक डायमंड जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, या क्वार्ट्ज होता है। तो क्वार्ट्ज एक सॉलिड का नाम है जो एक क्रिस्टल्स होता है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो पर्टिकुलरली यूनिक और होमोजीनियस अरेंजमेंट होती है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ द इलस्ट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो कहता है कि द फिजिक्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर एंड देयर इंटरेक्शंस स्पेशली इन द जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो दो सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो हमारे पास आ रही है, व्हाट इज़ फ्यूजन एंड व्हाट इज़ फ्यूजन। तो ये मैं अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है जिसको आप रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हो। इस प्रोसेस में ये होता है कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, वो स्प्लिट अप होता है। ये इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन और फ्यूजन। इन दोनों की अपने डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करना है, तो आप लोग केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा। फ्यूजन है जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम जो होता है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है दो स्मॉलर पार्ट्स में। और फ्यूजन इसका इन्वर्स होता है। फ्यूजन में आपने उन दो स्मॉलर पार्ट्स को रेडियो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो जिससे हम एक न्यू एक रेडियो एक्टिव जो सा ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये फ्यूजन और फ्यूजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इसको आप लोग केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। तो ये थी यहाँ तक फेजेस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के। और अब जो है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल टॉपिक स्टार्ट होने लगे हैं, तो इसलिए आप इसको केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री के सबसे अगर हम पहले बात करें, कहता है कि इन दी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है वो ये आ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसकी जो क्लासिफिकेशन है, लाइक ग्रुप्स है, जो पीरियड्स है, उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है। तो आज मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से क्यों है, लाइक हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड पे आते हैं, ये क्यों नहीं है कि रेडियो एक्टिव दरमियान में या शुरू में। तो अब इसका आंसर ये है कि जो अरेंजमेंट होती है ना एलिमेंट्स की, दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि आप 1 से शुरू होते हो फिर 82 प्लस 109 तक जाते हो। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट तय की गई है, उसी के बेस पे जो से एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल्स में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कहता है कि इसका फ़ायदा क्या है इस अरेंजमेंट के। इसके दो फ़ायदे होते हैं, इसको काइंडली आप लोग केयरफुली सुनेंगे। पहला फ़ायदा इसका ये है कि दिस अरेंजमेंट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। इस तरह से हम लोग अपने जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग द न्यू एलिमेंट्स। अगर हम इस तरीके से अपनी जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल को उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम लोग जो उनसे अगर न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर होता है किसी टाइम भी किसी साल भी, तो वो इजीली डिस्कवर हो सकता है। तो ये दो फ़ायदे थे इस पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशंस के। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर वो होता है कि जो हैलोजेंस होता है, ये नोबल गैसेस होती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, यानी कि क्यों हम इनको इतना इंपॉर्टेंस के लाते हैं। तो हैलोजेंस की अगर हम पहले बात करें तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि लाइक इट इज़ यूज इन द केमिकल, ये लाइक डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर के लिए, सैनिटेशंस के लिए, प्लास्टिक, लाइक आप लोगों ने जो हमारे सैनिटरी के पाइप्स होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की बैक्टीरियाज होते हैं, उसको यानी कि ख़त्म करने के लिए बैक्टीरियाज को या उसको डिक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पे हैलोजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैलोजेंस इस्तेमाल हो रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे हमारी जो कपड़े वगैरह स्टिच होते हैं, ठीक है, या उनकी प्रोडक्शंस होती है। लेदर इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हमारे पर्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। तो ये सारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ये कॉटन जहाँ पे बन रही होती है, तो वहाँ पे हैलोजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जब प्रोडक्शन हो रही होती है कपड़े की या स्पिनिंग हो रही होती है, स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें अब धागा बनता है, धागा धागा स्पिनिंग से बनता है और फिर धागे से फैब्रिक बनता है। फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा। तो इन सब में क्या यूज़ हो रही होती है, हैलोजेंस यूज़ हो रही होती है। और जब हैलोजेंस या स्पिनिंग या फैब्रिक बन रहा होता है तो सारे वर्कर्स अपने मुँह पे मास्क पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैलोजेंस होता है इसका जो फ्लफ़ होता है वो आपके नाक के लिए या आपके डेंजरस होता है, ठीक है। इससे आपको कफ या सीरियस फ्लू वगैरह भी हो सकता है।
लेकिन इसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा, लाइक टेक्सटाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है पूरे पाकिस्तान के, तो इसलिए हेलोजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल टेक्सटाइल में हो रहा है। इसकी एग्जांपल आप ले लो, लाइक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टेटाइन है। इसकी पहचान ये होता है कि ये हमेशा INE से एंड होता है। फिर नोबल गैसेस क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है? नोबल गैसेस जो होता है ना, बेसिकली यूज़ हो रहा है जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर हम लोगों ने क्रिएट करना हो, या आप ये कह लें कि जो वेल्डिंग हो रही होती है, आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा जो बंदा वेल्डिंग कर रहा होता है, जो लाइक दो मेटालिक पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है, लाइक कोई भी गेट वगैरह वो कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो बेसिकली वेल्डिंग कर रहा होता है। तो वेल्डिंग के अंदर कौन सा होता है, आपकी नोबल गैसेस यूज़ हो रही होती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक वास्ट यूज़ है जो हमेशा लाइफ में यूज़ होता रहेगा हमारी। इसी अलावा जो हमारे लैंप्स होते हैं जिसमें नियॉन लाइट्स यूज़ होती हैं, तो नियॉन एक क्या है, ये नोबल गैसेस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हैलोजेंस और नोबल गैसेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। उसके अलावा उसने और आर्गोन का भी लिखा हुआ है कि वो भी लैंप्स के अंदर यूज़ हो रहा है। हीलियम जो सा होता है वो एक ब्रीथिंग गैस में, लाइक जो हमारे ICU वार्ड्स होते हैं इसमें डिफरेंट जो बहुत सारे यूजेस हैं इन, इसी तरह नोबल्स के भी, गैसेस के भी और हैलोजेंस के भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप लोग केयरफुली लिख लिए और वीडियोज़ को देखें और हमारी एक्सप्लेनेशन को भी बार बार सुनिए। अब अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, ये क्या अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो अब आप लोग ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा। अल्काइल हैलाइड जो सा, अगर इसको मैं डिफाइन कर दूं तो कहता है कि ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें मिथाइल आयोडाइड आप यूज़ कर लो या एथाइल ब्रोमाइड कर लो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इसकी जो बात बताने वाली वो ये है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना, हम इनको सिंपली आप इसको क्लोरोमीथेन भी कह लो, ठीक है। क्लोरोमीथेन इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन और मीथेन को मिक्स किया जाता है, विच इज़ अ कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। या जितने भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व किए जाते हैं वो क्लोरोमीथेन के अंदर ही डिज़ोल्व किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज़ भी करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड है, तो आप लोग लिख लें, क्लोरोमीथेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूज़फुल अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा ये सर्जरीज में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा अब अगर हमें पता कैसे चलेगा कि अल्काइल हैलाइड, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द कॉमन नेम्स ऑफ, इसका जो नेम होता है ना उसी से पता चल जाता है कि ये अल्काइल हैलाइड है। देखें, लाइक इसके दो पार्ट्स होते हैं। द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट द स्टेम ऑफ द नेम ऑफ द हेलोजन। पहला इसका हेलोजन होता है, उसके अंदर लाइक इसके अंदर जिस तरह के क्लोरोमीथेन, आप जो क्लोरो है वो क्लोरीन से निकला है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, वो आपका जो सा हेलोजन है। और जो मीथेन अब उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो इसकी पहचान होती है कि ये दो पार्ट्स होते हैं, एक इसके अंदर क्लोरीन यानी कि इसके अंदर जो सा होता है वो हेलोजन होगा, और दूसरा इसके अंदर आपके पास होता है कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग पहचान कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम एल्डिहाइड्स की जस्ट बात करें तो एल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बेसिकली जिसका स्ट्रक्चर होता है CH, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ये CHO हो तो हम उसको एल्डिहाइड कह सकते हैं। इसको आप लोग लिख लें, CHO पहचान होती है एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी थोड़ी सी पहचान होती है। इसका अगर आप सेकंड पैराग्राफ में नोटिस करें तो कहता है कि एल्डिहाइड जो सा होता है एंड कीटोन जो से होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द स्वीट एंड समटाइम्स पंजेंट ऑर्डर्स, ठीक है। एल्डिहाइड जो सा होता है ना, इनकी जो अगर स्मेल की बात करें तो वो समटाइम्स पंजेंट भी होता है। लाइक पंजेंट से मुराद ये होता है कि जो समहाउ डेंजरस भी होता है और काफ़ी यानी कि आपको उसको लाइक काफ़ी आपको लाइक जिसको आप लोग कहते हैं ना कि जिसकी जो स्मेल है दैट इज़ समहाउ डेंजरस, या आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते। तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की जो स्मेल होती है दैट इज़ पंजेंट, इनकी डेंजरस होती है वो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हम इस मज़ीद बात करें तो कहता है कि ये जो हमारे पास कीटोन्स हैं, ये तो मैंने आपको एल्डिहाइड्स का बताया, लेकिन जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बेसिकली कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जो कीटोन्स की पहचान वो ये होती है कि ये हमेशा एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे पास CO होता है, कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। और ये इसके अंदर बॉन्डेड होते हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, ठीक है। तो इस वीडियो को काइंडली आप लोग बार बार देखें ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन समझ में आए। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें अपने उन सब दोस्तों के साथ जो नम्स में अपीयर हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।